दोस्तों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महादेव जी के बहुत ही अलौकिक दरबार श्री पशुपतिनाथ जी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, आप काठमांडू में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, सिम और नेपाली करेंसी कहाँ पर बदलवाएं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यात्रा में आपका कितना बजट लग सकता है और वो सभी जानकारियां जो इस पावन यात्रा को बहुत आसान बना सकें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान शिव का ये परम धाम नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर महादेव जी के सबसे पवित्र और दिव्य मंदिरों में से एक है, जो सभी जीवों के स्वामी श्री पशुपतिनाथ जी को समर्पित है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। इसके अलावा काठमांडू अपने हिंदू और बौद्ध सभ्यता से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी तो पूरे साल ही लाखों लोग यहाँ पर दर्शन और घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश से नेपाल की सीमाएं कई राज्यों से लगती है। नेपाल जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप अपने साथ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस जरूर रखें। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो यूपी के गोरखपुर साइड सनौली बॉर्डर या फिर बिहार के रक्सौल साइड बीरगंज से जाना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप सनौली बॉर्डर से जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बस या ट्रेन से गोरखपुर तक आ जाइए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने से ही सनौली के लिए सुबह 4 बजे से बसेस मिल जाती हैं। गोरखपुर से सनौली की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है। 2.5 से 3 घंटे में आप सनौली बॉर्डर पर आ जाएंगे। सामने ही आप भारत नेपाल बॉर्डर देख रहे हैं। बॉर्डर पार करके आप नेपाल के भैरवा आ जाते हैं। यहीं पर बस और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं। साथ ही अगर आप अपनी खुद की कार से जाना चाहते हैं तो यहीं पर भंसार कार्यालय बना हुआ है, जहां पर परमिट और आरटीओ लेकर आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए 600 रुपए पर डे प्लस आरटीओ का चार्ज लगता है। दोस्तों, नेपाल में एंट्री करते ही आपका सिम बंद हो जाता है। यहीं बस स्टैंड के पास में ही बहुत सी दुकानें हैं, जहां पर आधार कार्ड दिखाकर आप सिम ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो पूरे नेपाल में ही इंडियन करेंसी लेते हैं, लेकिन आप अपने साथ में नेपाली करेंसी जरूर रखें। यहीं पर मनी एक्सचेंज ऑफिस बने हुए हैं, जहां से आप मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। इंडियन करेंसी के 1000 के 1600 नेपाली रुपीस मिलते हैं। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए की नेपाली करेंसी बदलवा लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सनौली बॉर्डर से काठमांडू की दूरी 265 किलोमीटर की है। यहाँ पर आपको बहुत सी लग्जरी एसी बसेस मिल जाती हैं। इस दूरी के लिए बस वाले 800 से 900 रुपए इंडियन करेंसी में और 1400 से 1500 रुपए नेपाली करेंसी में चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 1200 से 1400 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 8000 से 10,000 रुपए इंडियन करेंसी में चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो काठमांडू में ही त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। दिल्ली से आपको काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं। वहीं बात करें बिहार के रक्सौल साइड से आने के लिए तो आप बस या ट्रेन से रक्सौल तक आने के बाद 7 किलोमीटर ऑटो से बीरगंज पहुंच जाएंगे। बीरगंज से काठमांडू की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। बस में इस दूरी के लिए 400 से 500 रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, रास्ते पहले से काफी अच्छे बन चुके हैं। आप बहुत ही शानदार और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए आप 8 से 10 घंटे में काठमांडू पहुंच जाएंगे। सामने ही आप यहाँ का बस पार्क देख रहे हैं। यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर रह जाती है। तो चलिए काठमांडू पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए।
दोस्तों ऐसे तो पूरे ही काठमांडू में जगह जगह होटल बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पशुपतनाथ मंदिर साइड गौशाला चौराहे के 100 से 200 मीटर रेंज में होटल ले सकते हैं। इसके अलावा पशुपतनाथ साउथ गेट के सामने भी होटल लेना अच्छा रहता है। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 600 रुपए और होटल्स की स्टार्टिंग 1000 रुपए से हो जाती है। वहीं 2000, 3000, 5000, 10,000 तक के बजट में बहुत ही वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों पशुपतनाथ मंदिर बहुत ही विशाल परिसर में बना हुआ है। साथ ही परिसर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार भी हैं। इस अलौकिक मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। विशाल परिसर को पार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहीं पर जूता चप्पल काउंटर बना हुआ है, जहां पर फ्री में आप जूता चप्पल जमा कर सकते हैं। तो चलिए फिर फूल माला और प्रसाद लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ जाएंगे। दोस्तों मंदिर में आप मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, लेकिन फोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त मना है। ऐसा करने पर आपका मोबाइल भी जमा हो सकता है। मुख्य मंदिर के सामने ही विशाल नंदी जी विराजमान हैं। आप हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लाइन में लगकर मंदिर के चारों द्वारों से अद्भुत पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस अलौकिक शिवलिंग में चारों दिशाओं में 4 मुख हैं और एक मुख ऊपर की दिशा की ओर बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही सैकड़ों शिवलिंग के साथ साथ माता रानी, काल भैरव, हनुमान जी भी विराजमान हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो महादेव जी के इस पावन दरबार में आए हैं। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दर्शन करने से मनुष्य को किसी भी जन्म में पशु योनि नहीं मिलती है। साथ ही केदारनाथ जी में दर्शन करने के बाद, पशुपतनाथ जी में दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 9 बजे तक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए महादेव जी के अच्छे से दर्शन और पूजन करने के बाद में अब हम लोग जानते हैं आप काठमांडू में और कहां-कहां दर्शन और घूमने जा सकते हैं। दोस्तों काठमांडू में सभी प्लेसेस दूर दूर हैं, तो आप यहाँ पर एक टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी वाले 10 से 12 प्लेसेस के लिए 4000 से 5000 नेपाली रुपए चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले श्री गुहेश्वरी शक्तिपीठ चलेंगे, जो पशुपतनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये प्राचीन मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है और नेपाल में सिर्फ यही शक्तिपीठ भी है। मान्यताओं के अनुसार माता सती के दोनों घुटने यहीं पर गिरे थे। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन के बाद अब बौद्धनाथ स्तूप चलेंगे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। दोस्तों बौद्धनाथ स्तूप नेपाल के सबसे प्रमुख स्तूपों में से एक है, जो बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। इस स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी में लिच्छवी राजा मानदेव जी ने कराया था। यहाँ स्तूप के शिखर पर चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की आंखें भी बनी हैं। स्तूप के चारों ओर तिब्बती शैली में घर, मठ और दुकानें भी बनी हैं, जहां पर आपको बहुत से विदेशी मेहमान खरीदारी करते दिख जाएंगे। आप भी चाहें तो यहां से खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर 100 रुपए का एंट्री टिकट भी लगता है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग भक्तपुर दरबार स्क्वायर चलेंगे, जो यहां से 13 किलोमीटर दूर है। दोस्तों नेपाल में बहुत से राजा और महाराजाओं के शासन और दरबार हुए हैं। भक्तपुर दरबार उन्हीं में से एक है। यहाँ पर नेपाली शैली में शाही महल और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे, जो अपनी अनोखी कला, वास्तुकला, शैली और मल्ल राजाओं के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इस भक्तपुर शहर को यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया है।
यहाँ पर 55 खिड़कियों वाला महल गोल्डन दरवाजा सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। साथ ही प्राचीन मंदिर अपनी अमर गाथा आज भी सुनाते हैं। यहाँ पर 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच मल्ल राजाओं की विशेष भूमिका रही है। आप यहाँ पर नेपाली पगोड़ा शैली में बने भवनों पर लकड़ियों की बारीक नक्काशी और विशाल मंदिरों की अनोखी कारीगरी देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग पाटन दरबार स्क्वायर चलेंगे, जिसे ललितपुर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पाटन दरबार भी अपनी नेपाली संस्कृति, अनोखी विरासत, वास्तुकला और शिल्प कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये नेपाल के सबसे पुराने नगरों में से एक है। इसकी स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किरत वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। पूरे ही दरबार स्क्वायर में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो हिंदू और बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। आप यहाँ पर मेन परिसर में आकर यहाँ के म्यूजियम को भी देख सकते हैं, जहाँ पर शाही राज परिवार की बहुत सी वस्तुएं और प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे घूमने के बाद अब काठमांडू वापसी कर स्वयंभूनाथ चलेंगे। आप टैक्सी से मंदिर के ऊपरी हिस्से तक आ जाएंगे। दोस्तों, ये स्वयंभूनाथ बौद्ध मंदिर नेपाल के सबसे बड़े और पवित्र स्तूपों में से एक है, जो काठमांडू शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। काठमांडू यात्रा पर आने वाले ज्यादातर लोग यहाँ पर जरूर आते हैं। आप कुछ सीढ़ियां चढ़कर स्तूप के पास में आ जाएंगे। यहाँ से पूरे ही काठमांडू शहर के 360 डिग्री व्यूज देखने को मिलते हैं। ये स्थान हिंदू और बौद्ध सभ्यता का अनोखा संगम है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप के साथ साथ हिंदू देवी देवता भी स्थापित हैं। लोग यहाँ पर आकर शांति के लिए प्रार्थना और परिक्रमा भी करते हैं। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ से नीचे आकर कुछ दूरी पर बुद्धा पार्क भी बना हुआ है। दोस्तों, इस आमी देवा बुद्धा पार्क में विशाल 3 मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें 2003 में विकसित किया गया था। साथ ही इन्हें नेपाल की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यहाँ पर बीच में 67 फीट ऊंची शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा है, जो आमीदेव रूप को दर्शाती है। ये पार्क घूमने और प्रार्थना के लिए सबसे विशेष स्थान माना जाता है। आप भी यहाँ पर अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग काठमांडू दरबार स्क्वायर पर आ जाएंगे। दोस्तों, काठमांडू दरबार स्क्वायर काठमांडू का दिल भी कहा जाता है। इस प्राचीन स्थल को 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। आप यहाँ पर नेवारी संस्कृति, पुराने शाही महल, प्राचीन मंदिर और अनोखी वास्तुकला देख पाएंगे। ये दरबार सदियों से मल्ल और शाह वंश का शाही महल रहा है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा आप सच में बहुत ही अनोखी सभ्यता को देख रहे हैं। ये काठमांडू दरबार कभी शाही समारोह, राज्य अभिषेकों और विशेष धर्म कार्यों का साक्षी भी बना है। आप यहाँ पर 500 नेपाली रुपए में टिकट लेकर महल के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पर प्यारा सा म्यूजियम और आर्ट गैलरी बनी हुई है। यहाँ पर आप काठमांडू के इतिहास को बहुत ही करीब से जान और देख पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा और प्यारा प्लेस है। यहाँ पर घूमकर आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग थमेल मार्केट पर आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो काठमांडू में बहुत सी मार्केट्स बनी हुई हैं, लेकिन थमेल मार्केट इन सभी से एकदम अलग है। यहाँ पर आपको नेपाली और तिब्बती कल्चर के बहुत से रेस्टोरेंट और शॉपिंग करने के लिए बड़ी सी मार्केट मिल जाती है। यहाँ पर ज्यादातर विदेशी मेहमान आकर अच्छे से घूमते हैं, तो शॉपिंग और खाने पीने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेस माना जाता है। तो शाम को आप भी यहाँ पर आकर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर ड्रीम्स ऑफ गार्डन भी बना हुआ है। अगर आप फोटो लवर हैं और कुछ देर आराम करना चाहते हैं तो आप अपनी लिस्ट में इस गार्डन को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप काठमांडू में कृष्णा मंदिर, सेंट्रल जू और चंद्रगिरी हिल्स पर भी जा सकते हैं। अगर मौसम एकदम साफ मिलता है तो आप चंद्रगिरी पर जरूर जाएं। यहाँ से आपको सच में
बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इन सभी जगहों पर अच्छे से घूमने के बाद आप चाहें तो शाम को या फिर अगले दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज हैं। ऐसे तो आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज खाना पीना मिलता है। वहीं कुछ रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन भी हैं। आपको साउथ गेट के सामने प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको खाने पीने के रेट थोड़े से ज्यादा लगेंगे। इसके अलावा सभी चीजों के रेट्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, आप अक्टूबर से जून तक यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा सावन में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको काठमांडू पहुँचने में दोपहर या शाम हो जाएगी। अगर आप उस दिन पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं तो अगले दिन यहाँ के लोकल प्लेसेस को घूमने के बाद में आप शाम को वापसी भी कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 3 डेज और 2 नाइट का प्लान ज़्यादा अच्छा रहता है। उतने टाइम में आप सभी प्लेसेस को बहुत ही आराम से कवर कर लेते हैं। बात करें बजट की, दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 15,000 से 18,000 प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पशुपतिनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।